कि 4 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत की कप्तानी संभालेंगे रोहित शर्मा। डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए स्मार्ट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है ओडिशा से। आईक्यूए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है नेपाल की राजधानी काठमांडू। विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। इशराक डार, जो कि अभी तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री हुआ करते थे, ये बन गए उप प्रधानमंत्री। चर्चे में रही नर्मदा नदी पर जो ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात से संबंधित हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और सीपीडी विकास आयोग कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली जो महिला सरपंच बनी है देश की, ये है सुप्रिया दास टुमकू, हेमा और नीरू यादव। जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक योगदान करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का जो देश बना है अफ्रीकी कंट्री नाइजीरिया। और न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। हाल ही में विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ये सम्मानित की गई है विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से। और ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब असम की वन्य जीव विज्ञानी, जिनका नाम अभी मैंने बताया है पूर्णिमा देवी वर्मन, इन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिल रहा है विटली गोल्ड पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें मिल क्यों रहा है? तो इन्हें लुप्त प्राय पक्षी, जिसका नाम है ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला भी कहा जाता है, इसी के कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, इसके लिए सम्मानित की गई है। मैंने कहा ये दूसरी बार सम्मानित की गई, तो पहली बार ये 2017 में सम्मानित की गई थी। विटली पुरस्कार के बारे में यदि मैं बात करूं तो देखिए, विटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में एक रजिस्टर्ड परोपकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसी संस्था के द्वारा 2007 में विटली गोल्ड अवार्ड की शुरुआत की गई थी। अब इसकी विजेता है पूर्णिमा देवी वर्मन। तो इनसे आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि पूर्णिमा देवी वर्मन को यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2022 का, ये जीता था भारत की गीतांजलि श्री ने। इनकी रचना टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। 2023 की भी घोषणा की गई, जिसकी विजेता जॉर्जिया गोस्पदिनोव, इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए रही है। प्रभा वर्मा की यदि मैं बात करूं तो जो प्रभा वर्मा है ना, इन्होंने अभी रिसेंटली कोई अवार्ड जीता है। मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि सरस्वती सम्मान अभी जो 2024 में घोषणा की गई है, सरस्वती सम्मान इन्होंने अपने उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए अपने नाम किया है। बात की जाए यदि आलोक शर्मा की, तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के जो आलोक शुक्ला है, माफ कीजिएगा आलोक शुक्ला होना चाहिए, आलोक शर्मा नहीं होगा यहाँ पर। तो आलोक शुक्ला को रिसेंटली गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, आलोक शुक्ला। आगे चले, सवाल नंबर दूसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये कल ही यानी कि 3 मई के दिन हर साल मनाया जाता है। कल तक इसकी थीम अपडेट नहीं हुई थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया था। और मैं वेट कर रही थी कि इस साल का नया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज कर दिया जाए। तो अभी जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब तक तो अपडेट नहीं हुआ है नई रैंकिंग। यदि अपडेट हो जाएगी तो मैं ये आपको बता दूंगी। 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका 31वां प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिवस स्वस्थ और कार्यशील लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस के महत्व को जागरूक या रेखांकित करता है। 2024 का जो विश्व प्रेस दिवस मनाया गया, इसकी थीम है ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। कभी भी इतनी लंबी थीम एग्जाम का पार्ट नहीं बनती। हर साल यूनेस्को के द्वारा विश्व प्रेस दिवस की थीम की घोषणा की जाती है। अब 3 मई की बात है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया है। यहां से मैं आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलेट करवा देती हूँ। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना, ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है
और मैं यहाँ का अभी 2023 का ही आप लोगों को रिलेट करवाऊंगी। 2023 में जो जारी किया गया है ना, इसमें टॉप पर जो कंट्री है ये रही है यूरोपियन कंट्री नॉर्वे। और इसमें इंडिया की रैंकिंग यदि आप रिलेट करेंगे तो 180 देशों के बीच में भारत 161 प्लेस पर रहा है। सबसे लास्ट में पूछा जाए कौन था, तो ये हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। अब यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो विश्व ट्यूना दिवस जो है आपका 2 मई को मनाया गया है। 1 मई की यदि मैं बात करूं तो ये मजदूर दिवस, और इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध कलाकार सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हुआ है। ये किस शैली के गायक थे, तो ये थे यक्षगान शैली के गायक। कर्नाटक के पारंपरिक रंगमंच के रूप में जाने जाने वाला ये जो यक्षगान है, इसके गायक सुब्रमण्य धारेश्वर का रिसेंटली बैंगलोर में निधन हुआ। ये हो जाएंगे, मतलब ये 66 वर्ष के थे, 66 की उम्र में इनका निधन हुआ। यक्षगान वैसे ही आप कर्नाटक से रिलेट कर सकते हैं। पंडवानी की गायिका है एक तीजन बाई, इनका नाम अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है। ये आप छत्तीसगढ़ से रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर चौथा है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, तो ये हो जाएंगी वैशाली राम बाबू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैशाली राम बाबू ये खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। पहली कोनेरू हम्पी थी, दूसरी थी हरिका द्रोणावल्ली, इसके बाद आर वैशाली ये देश की तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। बात की जाए यदि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की 1924 स्थापना है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। अर्काडी डोकोरविच वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि ये आर प्रज्ञानंद की बहन है और ग्रैंड मास्टर बनने वाली भाई बहन की पहली जोड़ी ये आर वैशाली और आर प्रज्ञानंद की ही हो जाएगी। अर्जुन एरिगेसी से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी अभी हाल ही में कौन बने हैं, अर्जुन एरिगेसी बने। इस मामले में इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ा। विश्वनाथन आनंद जो कि देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला सवाल है, हाल ही में किसे सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है, तो ये कंपनी हो जाएगी इरेडा। इरेडा कंपनी को रिसेंटली नवरत्न का दर्जा मिल गया है। और भारत में यदि अब नवरत्न कंपनीज की संख्या देखी जाए तो ये 17 तक पहुंच गई है। बात की जाए यदि इरेडा की, तो देखिए यहाँ पर इरेडा की फुल फॉर्म बनती है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। दिल्ली में मुख्यालय। प्रदीप कुमार दास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अक्सर आप लोग 3 टर्म पढ़ते होंगे, कौन कौन सी टर्म है? एक होता है देखिए महारत्न, महारत्न के बाद आता है नवरत्न, और नवरत्न के बाद जो तीसरी कैटेगरी होती है ये होती है मिनी रत्न की। तो कोई भी कंपनी यदि महारत्न में शामिल है तो पहली बार इसे पहले से ही नवरत्न कंपनी की लिस्ट में या नवरत्न में रजिस्टर्ड इसे होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान यानी कि टैक्स चुकाने के बावजूद कंपनी का जो औसत प्रॉफिट है ये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए और कंपनी का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होना चाहिए। अब कोई कंपनी यदि नवरत्न में शामिल हो रही है तो पहले से ही इसे मिनी रत्न का दर्जा मिलना चाहिए, मतलब कि मिनी रत्न के रूप में रजिस्टर्ड कंपनी ही बाद में नवरत्न की कंपनी की लिस्ट में शामिल होती है। और पिछले 5 सालों में 3 साल इसने उत्कृष्ट या बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, यानी कि एक्सीलेंट या वेरी गुड की रेटिंग हासिल की हो, इस कंपनी को शामिल किया जाता है नवरत्न की लिस्ट में। आप ये भी याद रखिए इसका जो औसतन प्रॉफिट है ये 2500 करोड़ इतना होना जरूरी है। ठीक है, अब बात की जाए नवरत्न कंपनी, तो ये ना बिना सरकार की मंजूरी के 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। इसके अलावा मिनी रत्न कंपनी, मतलब कि इन तीनों कैटेगरीज में सबसे नीचे मिनी रत्न कंपनी का नाम आता है। लगातार 3 सालों तक 30 करोड़ या इससे अधिक का प्रॉफिट जिस कंपनी ने दर्ज कर लिया होता है इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। और बात की जाए यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, तो ये सभी आपकी महारत्न कंपनीज का एग्जाम्पल है। छठवां सवाल है, हाल ही में सैट के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सैट या इसे ही आप कह सकते हैं प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इसके नए पीठासीन अधिकारी के रूप में जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है इनका नाम हो जाएगा PS दिनेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं और भारत सरकार के द्वारा इन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। सेट, जिसका भी मैंने डिस्कशन किया, सेट के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य संभालने से पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। PS दिनेश कुमार। दिनेश कुमार त्रिपाठी की यदि बात की जाएगा तो ये इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे। दलजीत चौधरी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक AM खानविलकर, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनकी नियुक्ति लोकपाल के रूप में की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो रिसेंटली इंडोनेशिया के रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद ये जो रुआंग ज्वालामुखी है, यहाँ विस्फोट हुआ। राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच चुका है, जिसमें सुनामी की आशंका पैदा हो गई है। 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया है। विस्फोट का ऐसा नजारा जो कि कई वर्षों के बाद देखने को मिला है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए प्रबंतो सुबियंतो, इनका नाम यहां से मैं मॉडिफाई कर दूंगी। और गरुड़ शक्ति, वरुण शक्ति, 2 एक्सरसाइज जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित की जाती है। ज्वालामुखी की बात की ही जा रही है तो माउंट फिजियामा ज्वालामुखी आप रिलेट करेंगे तो जापान से रिलेट कर सकते हैं, संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर से, और फिलीपींस में लुजोन द्वीप पर एक मायोन ज्वालामुखी रिलेट कर सकते हैं। आगे चलें। 8वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर, इनकी इंपोर्ट पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था ये हटाया है? तो श्रीलंका ने फाइनली इस प्रतिबंध को हटाया है। डॉलर की भारी कमी से उत्पन्न यहाँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इनकी वित्तीय संकट है, इसके बीच में श्रीलंका ने आयात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना, जो मार्च 2020 से संघर्ष कर रही है। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्रीलंकाई रूपी करेंसी है। राष्ट्रपति रणनिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। करंट अफेयर में हमने देखा था कि भारत ने श्रीलंका के कंकीसुथरई बंदरगाह के विकास के लिए 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। फिर 2 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को बताई थी, मित्र शक्ति और सिलेनेक्स, जो कि भारत श्रीलंका के बीच में होती है। पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सर्विस भी भारत श्रीलंका के बीच में चलेगी। गल्फ ऑफ मन्नार की भी लोकेशन आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप पर है। IQ एयर की अपडेटेड ये रिपोर्ट है। भूटान ने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और बांग्लादेश की लगातार चौथी, या हम कह सकते हैं 5वीं बार, लगातार चौथा है, ओवरऑल 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना बनाई गई है। 9वें नंबर का सवाल है, हाल ही में किस पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो ये आपका हो जाएगा विजिंगम पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कहां पर? केरल में स्थित है। अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित ये पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक महत्वपूर्ण केंद्र है जहां कार्गो को एक बड़े जहाज से कई छोटे जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है। ये भारत का पहला पूरी तरीके से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, सिंगापुर और क्लैंग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। विंजम पोर्ट हमने रिलेट किया, केरला में है। मारामुगाव पोर्ट ये आपका हो जाएगा गोवा में, कांडला गुजरात में, और पारादीप ये आप रिलेट कर सकते हैं ओडिशा से। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है। RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर का कार्यकाल रिसेंटली 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। एक इसके वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें माइकल पात्रा, T रविशंकर, M राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन का नाम शामिल है। चलिए, भारत और विश्व में प्रसिद्ध चर्चित पहली महिला हम डिस्कस करें, जूडिथ सुमेनोवा तुल्का। ये कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला बिल्किस मीर। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत की पहली महिला पिच ट्यूटर जयसिंथा कल्याण, और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर।
मैंने कल आपसे पूछा था एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई, कजाकिस्तान राइट आंसर था। आज का सवाल है 1 मई 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है?